हम पूरी की पूरी थर्मल फिजिक्स आज ही करेंगे, काइनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, थर्मल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर एक्सपेंशन वगैरह। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली थोड़े से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं, ठीक है, जो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़े यहाँ दोबारा पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, सॉलिड लिक्विड और गैस के हम लोग पार्टिकल्स को देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे देखते हैं इनके पार्टिकल्स को। तो हमें क्या पता चलता है कि भाई इनमें कुछ अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ना, वो बहुत ज्यादा रेगुलरली अरेंज्ड हैं। उनका एक स्ट्रक्चर है, वो उस स्ट्रक्चर से ही अरेंज है। ठीक है, ऐसे देखो सारे एक स्ट्रक्चर में अरेंज है। एक सेकेंड, देखो सारे एक स्ट्रक्चर में अरेंज है। ये सीधे 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 सीधे, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ना एक वर्ड दिया जाता है, उस वर्ड का नाम है लेटिस। ठीक है, लेटिस। जब हम उसको देखते हैं, लिक्विड को देखते हैं, तो लिक्विड में हम एक चीज देखते हैं कि भाई पार्टिकल्स क्लोज बहुत हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, बहुत क्लोज क्लोज हैं। लेकिन उनका कोई एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। वो एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, ये इसके ऊपर से फ्लोट कर जाएगा, ये इसके नीचे से फ्लोट कर जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को टच तो करेंगे, लेकिन आगे पीछे होते रहेंगे। इसकी एग्जाम्पल ऐसे लो कि मैं किसी जगह पे बहुत सारे बल्कि इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये आई थिंक हम सबने ऑर्बिट से खेला होगा, ठीक है। एक गन आती, छोटी छोटी बॉल्स आती हैं जिन्हें पानी में डालते हैं तो बड़ी हो जाती हैं। ऑर्बिट कहता है उन्हें, ठीक है। हमने उन उन ऑर्बिट से खेला होगा। आप क्या करो, उन ऑर्बिट को किसी जगह पे डाल दो, भर दो, तो आप देखोगे ऑर्बिट एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करेंगी। बिल्कुल वही जो ऑर्बिट कर रही होंगी वो इस लिक्विड का हमें देखने को मिलेगा, कि एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर रही होंगी। इवन दो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे जो पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करेंगे। फिर हमारे पास गैस के पार्टिकल्स हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं कि भाई वो ना एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बल्कि वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, ठीक है। उनकी मूवमेंट ऐसी है, उनकी मूवमेंट बिल्कुल रैंडम है। वो एक से टकराते हैं, फिर टकरा के वापस मुड़ जाते हैं, ठीक है। वो वॉल के कंटेनर से भी टकराएंगे, ठीक है, जो जिस कंटेनर की वॉल है उससे भी टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे। बिल्कुल रैंडम अरेंजमेंट है और एक दूसरे से फार अपार्ट है, ठीक है, डिस्टेंस है दोनों सबके बीच में। अब हम कुछ छोटी छोटी बातें देखते हैं। जब हमारे पास डेंसिटी की बात आती है, तो हमें पता चलेगा कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। लिक्विड की थोड़ी मीडियम है और गैस की डेंसिटी सबसे कम है। अरेंजमेंट में आपसे पूछा जाता है कि भाई डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ अ सॉलिड मॉलिक्यूल, तो आपने लिखना है कि भाई अ सॉलिड पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, या फिर सॉलिड पार्टिकल्स आर इन अ लेटिस अरेंजमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे लिक्विड है तो लिक्विड में रैंडमली अरेंज्ड, और आप ये लिख सकते हो पार्टिकल्स आर टचिंग ईच अदर, लेकिन रैंडमली अरेंज्ड है। गैस में भी अरेंजमेंट क्या है, रैंडम अरेंजमेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास मूवमेंट की बात आती है। मूवमेंट में हम देखते हैं कि भाई पार्टिकल्स जो है अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करेंगे। अब एक बात याद रखना, ऑन एन एटॉमिक लेवल हर पार्टिकल के अंदर थोड़ी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। वो वाइब्रेट करता रहता है, वो हर वक्त वाइब्रेशन हो रही होती है उसके अंदर। तो अगर हम इस इसको उठाऊं ना, मैं इस पार्टिकल को, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, आगे पीछे ऐसे हिल रहा होगा। लेकिन क्यों, ये अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पाएगा, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, ये इस तरफ वाइब्रेट कर रहा है, ये भी इस तरफ वाइब्रेट कर रहा है, दोनों पार्टिकल्स अलग अलग वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर सबके वाइब्रेशन हो रही है। लेकिन क्योंकि आपस में अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है, फोर्स इतनी ज्यादा है, तो वो इस लैटिस को ना तोड़ नहीं पा रहा है, इस वजह से वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है। तो आपने जब भी लिखना है सॉलिड्स के हवाले से, आपने लिखना है सॉलिड्स वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशंस, ठीक है। फिर जब मूवमेंट बात करते हैं हम लिक्विड की, तो लिक्विड में हमें पता चलता है कि भाई द पार्टिकल स्लाइड ओवर ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाते हैं, ठीक है। फाइनली गैस की मूवमेंट क्या है कि भाई फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एंड कोलिजन्स बिटवीन द गैस पार्टिकल्स एंड द मॉलिक्यूल एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। एनर्जी में हम देखते हैं कि भाई सबसे ज्यादा कम एनर्जी किसकी है, सॉलिड की है। फिर उससे ज्यादा एनर्जी है लिक्विड की, और फिर सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, गैस की एनर्जी है, ठीक है। मूविंग ऑन। अच्छा, ये कुछ स्टेट्स हैं जो आपको देखना है। अगर मैं सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं बॉईल करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है भाई, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होता है, क्या कर दिया मैंने, मेल्ट, यहाँ बॉईल। मैं रात को बना रहा था नोट्स बैठ के। खैर, जब मैं सॉलिड से लिक्विड जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं मेल्ट करूंगा। एग्जाम्पल क्या है कि भाई आप जाओ, फ्रीजर खोलो, फ्रीजर के अंदर एक आइस क्यूब निकालो, उसे बाहर रख दो, वो मेल्ट होगा, वो लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है। फिर मैंने वो जो पानी था उसको मैंने बॉईल किया, तो क्या हुआ, वो गैस में बदल गया, ठीक है, समझ गए। सिमिलरली अगर मुझे
लिक्विड से सॉलिड जाना, ये गैस से लिक्विड जाना है। अगर मुझे गैस से लिक्विड जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कंडेंस करूंगा। एग्जाम्पल समझो, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं भाई हम। क्या करो, एक बर्तन में पानी उबालो थोड़ा सा, ठीक है। जब वो स्टीम करना शुरू हो जाए, नीचे से आप वो बंद कर दो, हीट बंद कर दो, और ऊपर ना एक ढक्कन रख दो, ठीक है। उस कंटेनर के ऊपर, उस पतीली के ऊपर ढक्कन रख दो। थोड़ी देर बाद जब वो ढक्कन उठाओगे ना, तो देखने को मिलेगा कि उस ढक्कन के ऊपर ना पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, पानी ड्रिप हो रहा होगा। तो क्या हो रहा है, वहां गैस कंडेंस हो रही है, यानी गैस कूल डाउन हो गई, ठीक है। जब गैस कूल डाउन हुई तो दोबारा लिक्विड में बदल गई, ठीक है। फाइनली लिक्विड से जब हम सॉलिड जाते हैं, तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, उस स्टेट को कहते हैं फ्रीजिंग। यानी मैं पानी को अगर फ्रीज कर दूं, ठीक है। मैंने, एक सेकंड रुको जरा, मैं एक चीज, एक डायग्राम डालनी है मैंने यहाँ पे। अरे, हम्म, अच्छा खैर नहीं मिल रही मुझे। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। तो क्या देखा हमने, हमने स्टेट चेंजेस देखे। अभी मैं इनको थोड़ा और ज्यादा आगे जाके डिस्क्राइब करता हूँ। खैर एनीवेज, अब हमारे पास है पार्टिकल मॉडल। पार्टिकल मॉडल क्या है, बेसिकली आपको एक पार्टिकल की बताना है, पार्टिकल की वाइब्रेशन, पार्टिकल की मूवमेंट, और पार्टिकल की अरेंजमेंट, ठीक है। इसका जरा से एक बार सिलेबस भी चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी देखो। डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द पार्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, liquids and gases, relating their properties to the forces and distances between the particle and the motion of the particles, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे पास ना सबसे पहले जो हमें पता करना है, पता होना चाहिए, सॉलिड्स को देखते हैं, ठीक है। सॉलिड्स में जो पार्टिकल है वो फिक्स्ड है, ठीक है। आपने क्या लिखना है, सॉलिड, अगर आपसे कोई पूछता है बताओ मुझे सॉलिड के अरेंजमेंट बताओ, तो आपने बोलना है सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो फिक्स्ड पैटर्न में हैं। उनकी वजह क्या है, क्यों है वो फिक्स पैटर्न में? उसकी वजह ये है कि उनके बीच में ना, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब समझो, सपोज करो ये एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये एक पार्टिकल है। दोनों के बीच में ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो एक दूसरे के करीब कर रही होगी, ठीक है। तो सपोज करो, अब ये तो सिर्फ दो पार्टिकल्स है, मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे करता हूँ, ये एक दो तीन चार पांच, फिर ये, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं, तो देखो, ये पार्ट, इसके ऊपर फोर्स होगी, इधर फोर्स होगी, इधर भी फोर्स होगी, इधर भी फोर्स होगी। हर तरफ से एक पार्टिकल पे फोर्स लग रही होगी एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो उनके बीच में जो फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा हाई होंगी, ठीक है। हर पार्टिकल के बीच में फोर्सेज होंगी। इस फोर्स को मुझे ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम पार्टिकल की बात करें, सॉलिड्स की बात करें, तो हम कहते हैं कि भाई पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ फिक्स पैटर्न और अ लैटिस, ठीक है। आप इसे फिक्स पैटर्न कह सकते हो, इन ऑर्डर कह सकते हो, मर्जी है। मार्किंग स्कीम में सारे वर्ड्स यूज हुए हैं, फिक्स पैटर्न भी यूज हुआ हुआ है, ऑर्डर का वर्ड भी यूज हुआ हुआ है, और लेटिस का वर्ड भी यूज हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है वाई, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स। और फिर फाइनली क्या लिखना है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजिशंस, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है लिक्विड्स। लिक्विड्स में क्या है कि भाई पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, पार्टिकल्स में अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर रहे हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी सी कम है कंपेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा कम है। Forces of attraction are relatively weaker than solids. Particles can move and slide over each other. अच्छा, ये जो तीन बातें हैं ना, ये बातें आपको याद करनी है, ये तीनों बातें आपको याद करनी है। आपसे इसका 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपसे इसका 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो 1 मार्क आपको पहली बात का मिलेगा, दूसरा मार्क आपको दूसरी बात का मिलेगा, और तीसरा मार्क आपको तीसरी बात का मिलेगा। यानी मैंने कीवर्ड्स लिखे। कीवर्ड क्या, आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करनी है कि भाई जो भी स्टेट है, सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो, आपने बताना है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, कम है, बहुत कम है। फिर बताना है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या है, और फिर फाइनली बताना है कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स की मूवमेंट, अब हम देखते हैं पार्टिकल्स की अरेंजमेंट लिक्विड्स में क्या है, नॉट रेगुलर, नॉट ऑर्डरली अरेंज्ड, ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, ठीक है। पार्टिकल्स मूव एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास अरेंजमेंट की बात हो गई, पहला मार्क अरेंजमेंट का हो गया, ठीक है।
दूसरा मार्क मेरे पास फोर्सेस का हो गया, ये वाला फोर्सेस का मार्क हो गया। और फाइनली ये वाला मार्क किसका हो गया, मूवमेंट का हो गया। मैंने जब भी लिखनी है वाली बात, मुझे तीनों तीनों फैक्टर्स डिस्क्राइब करने हैं, फोर्सेस, अरेंजमेंट और मूवमेंट। ठीक है ना। गैसेस में हमारे पास क्या है कि भाई पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है, रैंडम है, एक दूसरे से दूर दूर है। पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। अच्छा, ये दोनों अरेंजमेंट में ही आएंगी कि रैंडम अरेंजमेंट है और एक दूसरे से दूर दूर है। ठीक है। मूवमेंट क्या है इनकी, कि पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और क्या लिखना है कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप नो भी लिखो कि ऑलमोस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। ठीक है, गैस पार्टिकल्स के दरमियान तो आपने लिखना है नो, या फिर वीक, वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट। ठीक है, बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है भाई सॉलिड का जो शेप है ना, शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है। आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। एक सॉलिड है मेरे पास, ये एक, ठीक है, इसका जो शेप है, इसका एक शेप फिक्स है, अनलेस मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा, मैं इसको अलग से हीट प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये इसी शेप में रहेगा। ठीक, इसका शेप चेंज नहीं होगा, जो शेप है वही शेप है इसका। ठीक है, और ये शेप इस पे कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका शेप और फिक्स, शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है। जो हमारे पास लिक्विड है ना, लिक्विड का क्या सीन है कि उसका ना शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, समझो। लिक्विड में एक बात याद रखना कि लिक्विड, ये तो सॉलिड हो गया। लिक्विड में क्या याद रखना आपने, कि लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज कैप्ड इन। मतलब क्या हुआ कि भाई अगर सपोज करो मेरे पास ये एक सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है, मैंने इसके अंदर भर दिया पानी। ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, पानी भर दिया। मैंने इसके अंदर पानी भर दिया। ठीक है, ये इसके अंदर पानी है। अब अगर मैं इसको स्पिल करता हूँ, ठीक है, इस पानी को अगर मैं स्पिल करता हूँ, एक सेकंड रुको, मैंने इसको कर दिया स्पिल। मैंने इसको अगर स्पिल किया तो क्या होगा, ये पानी गिरेगा और ये सारा जमीन पे बह जाएगा। ठीक है। अब मुझे पहले एक बात बताओ, कि सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि अगर इस पानी का जो वॉल्यूम था, पहला वॉल्यूम जो था, इस पानी का वॉल्यूम जो भी था, सपोज करो 400 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, 400 सेंटीमीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम। अगर मैं इसे जमीन पे गिराऊंगा तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम वही रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हुआ, अलबत्ता इसका शेप चेंज हो गया। ठीक है। चलो ज्यादा एक और अच्छी एग्जांपल था, इसे जमीन पे छोड़ो, थोड़ा और आसान कर देता हूँ। मैंने इसे डाल दिया इस बॉटल के अंदर। ठीक है, हाय हाय, मैंने इस बॉटल के अंदर इस पानी को गिरा दिया। तो अब क्या होगा, वो इस बॉटल का शेप ले लेगा जितना भी इस बॉटल में आता है। तो क्या हुआ, इसका पानी का शेप तो चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। तो हमें क्या पता चला कि वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। फाइनली गैस की क्या बात है भाई, गैस का ना वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है। गैस तो बिल्कुल ही अलग चीज है। ठीक है, गैस दोनों फिक्स नहीं है, ना वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है। ठीक है, मूविंग ऑन। एक सेकंड होल्ड करो। अच्छा, मूविंग ऑन। अच्छा, अब हम एक चीज देखते हैं कि भाई टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का क्या ताल्लुक है। एक बात मुझे बताओ, अब तक हमने ये बात बहुत बार पढ़ ली, आप सबने, सुमैया, आयजा, जरमीन, कि अगर मैं किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, हमने अब तक यही पढ़ते आ रहा है ना कि भाई जैसे ही मैं उस चीज का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर मैं सॉलिड को देखूं, मैं जब सॉलिड को हीट करता हूँ, ठीक है, जब मैं सॉलिड को हीट करता हूँ, एक मैंने सॉलिड को हीट किया,
तो वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर। ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर। सही है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ कि भाई लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कैसे हुआ, पहले तो ये देखो। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक डायग्राम ले लेता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास एक सॉलिड का पार्टिकल है, ठीक है, सॉलिड है, जिसके ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे क्या देखने को मिला, जब मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, तो पहले तो ये वाइब्रेट कर रहे थे हल्का हल्का, ठीक है, अपनी फिक्स पोजीशन में वाइब्रेट कर रहे थे। जब मैंने इसको हीट प्रोवाइड की तो क्या हुआ, इनकी वाइब्रेशन बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हो गई। पहले क्या हुआ, सबसे पहले एक चीज होगी, वो क्या होगी कि जब मैं हीट प्रोवाइड करूंगा ना, तो वो क्या हीट करेगी, इसके इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीकन करेगी, उसको ओवरकम करेगी। जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा ना, तो क्या होगा, यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटेंगी। ठीक है। जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी, तो क्या होगा, पार्टिकल से वाइब्रेट पहले ही कर रहे थे, अब वो वाइब्रेशन और तेज हो जाएगी, और तेज हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि पार्टिकल्स ना अपने लेटेस्ट स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे, और एक दूसरे से करीब करीब होके, मतलब ऑर्डर खत्म हो जाएगा उनका। तो क्या इसका मतलब क्या है, कि भाई पहले वो सॉलिड था, अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये सॉलिड था मेरे पास, अब वो क्या हो गया, वो लिक्विड के अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, तो इनकी जो वाइब्रेशन थी, ठीक है, पहले ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, हल्का 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 हल्का। ठीक है। जब मैंने वाइब्रेशन बहुत बढ़ा दी, अब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जब वाइब्रेशन इतनी बढ़ गई, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी पहले तो वो वीकन हुई। ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई। जब वो बहुत ज्यादा कम हो गई, इतनी कम हो गई कि भाई पार्टिकल्स ने लैटिस स्ट्रक्चर तोड़ दिया। जैसे ही वो स्ट्रक्चर तोड़ेगा, तो वो मूवमेंट उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो फाइनली ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर लेगी उसके अंदर। ठीक है। तो हमने देखा, एज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, द पार्टिकल्स as the kinetic energy increases, the particles vibrate more vigorously। अच्छा, इसका ये जो टर्म है ना, vigorously, ये मार्किंग स्कीम में बहुत बार यूज हुआ है। तो जहां भी आपको लिखना है ना कि पार्टिकल्स की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, अगर मुझे लिखना है वे टू मच, तो आपने वर्ड का यूज करना है, पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर विगरसली। ठीक है, मार्किंग स्कीम का वर्ड है। ब्रेकिंग द लेटस, लेटस मतलब कि ऑर्डर को तोड़ दिया, उनकी अरेंजमेंट जो थी वो टूट गई। ठीक है। अब इसके बाद एक और क्या पता चला मैं, कि डिक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीजेस द रेट ऑफ वाइब्रेशन। मतलब अगर मैं पानी को कूल डाउन कर देता हूँ, तो उसका क्या होगा, उसके टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन साथ में उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर मैं हीट बढ़ा रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। सिमिलरली अगर मैं हीट कम करूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी कम भी होगी। ठीक है। ये बात अभी ये देखते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि हम अभी पता चलता है। क्या है, सपोज करो मेरे पास पानी था, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी होता है बॉयल। ठीक है, यहाँ पे वो होता है बॉयल, बॉयल। ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने उस पानी को डाल दिया फ्रीजर के अंदर, उस उबलते हुए पानी को मैंने डाल दिया फ्रीजर के अंदर। अब क्या हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिडिफाई होना शुरू होगा। पहले यहाँ पे कूल हो जाएगा, ये कूल हो जाएगा, यहाँ पे आके 0 डिग्रीज पे फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री पे फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, इसके जो पार्टिकल्स वाइब्रेशन थी यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होगी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी यहाँ भी होगी, लेकिन थोड़ी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे सपोज करो एनर्जी अब बहुत कम हो गई। ठीक है, एनर्जी बहुत कम हो गई, लेकिन होगी तो ना। अब यहाँ समझो सॉलिड हो गया। ठीक है, सॉलिड हो गया, मैं आहिस्ता आहिस्ता एरो छोटा करता जा रहा हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड हो गया। ठीक है। जैसे ही सॉलिड हुआ, तो क्या हुआ, कि भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत डिक्रीज हो गई। अब यहां से एक सेकंड होल्ड कर। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे जब वो फ्रीज हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो गई। आहिस्ता आहिस्ता जब -50 पे आए, तो अब क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है ना। यहाँ पे समझो, यहाँ पे उसकी के बहुत डिक्रीज हो गई, के बहुत डिक्रीज हो गई। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि काइनेटिक एनर्जी कम होते 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 उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। वो टाइम, वो कौन सा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको कहा जाता है एब्सोलूट जीरो।
एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है कि भाई आपकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म हो गई है, वो जीरो हो गई है। ठीक है, और इसे हम जीरो केल्विन भी कहते हैं, जीरो केल्विन। ठीक है, जीरो केल्विन। अभी मैं थोड़ा सा इसे और बताता हूँ। आपको समझ आया कि एब्सोल्यूट जीरो क्या चीज है? कि भाई एक टाइम पे आके काइनेटिक एनर्जी इतनी डिक्रीज हो जाएगी कि वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। वो टेम्परेचर कौन सा है? वो टेम्परेचर आपका है -273 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, मूविंग ऑन। हम -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं जीरो केल्विन। ये कौन सा है? अच्छा, वन मोर थिंग, दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। ठीक है, एक बात तो पहले एक स्केल कवर कर लो, वैसे तो बहुत बेसिक बात है, लेकिन आप समझ लो कि भाई अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ये मैं सेल्सियस स्केल बना रहा हूँ। ठीक है, अरे यार, ये मेरे पास सेल्सियस स्केल है, यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और यहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस है। ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ना 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 ना, -273 डिग्री सेल्सियस इज द लोएस्ट टेम्परेचर। ये तो वाटर एक एग्जांपल दी थी मैंने, लेकिन -273 डिग्री सेल्सियस ऐसा जिस पे हर हर सब्सटेंस आपका उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। एक तो बेसिक बात ये समझती चलो पहले, समझते चलो सब, कि भाई यहाँ पे गर्म होगी हमारी चीज, ठीक है, प्लस में हॉट होता है, ठीक है, माइनस माइनस में कोल्ड होता है, ठीक है, ये बात तो याद रखना। ठीक है, जब मैं टेम्परेचर गिराता हूँ तो मेरा टेम्परेचर कोल्ड होता चला जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैंने टेम्परेचर गिराया 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 और मैं -273 पर आ गया। अब दिस टेम्परेचर फॉर एनी सब्सटेंस, कोई सभी सब्सटेंस हो, ठीक है, यहाँ इस टेम्परेचर पे आके उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर वेयर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताओ व्हाट व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, या डिस्क्राइब जीरो केल्विन। तो आपने बताना है कि भाई इट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर वेयर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे, अब हमारे पास ना जो यूजुअल स्केल है, जो यूनिवर्सली हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो करते हैं सेल्सियस में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। अगर कोई आपसे बोले कि भाई मुझे केल्विन में बताओ, नाउ जैसे हमारे पास एक सेल्सियस एक यूनिट है ना, डिग्री सेल्सियस एक यूनिट है, सिमिलरली हमारे पास केल्विन भी एक यूनिट है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे लो कि जैसे हमारे पास किलोग्राम एक यूनिट है, उसी तरीके से हमारे पास ग्राम भी एक यूनिट है। दोनों का काम टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है, अब कोई, हम लोग ज्यादातर मेजर किस में करते हैं? डिग्री सेल्सियस में। अगर कोई आपसे बोले कि भाई डिग्री सेल्सियस आपको बता दे और बोले कि भाई मुझे केल्विन स्केल निकाल के दो कि कितना केल्विन है, तो आपने सिंपली +273 कर देना है। मतलब सपोज करो अभी कराची का टेम्परेचर हो रहा है 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 39 डिग्री सेल्सियस। मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मुझे केल्विन में बताओ कि कितना केल्विन हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप कर दोगे 39 + 273, जो भी उसका आंसर आता है वो आपका केल्विन में होगा। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। जैसे अगर 23 डिग्री सेल्सियस को मैंने कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में, तो मैंने क्या किया? 23 + 273। ठीक है, सिमिलरली 33, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 33 डिग्री सेल्सियस +273 इसमें ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास केल्विन स्केल आ जाएगा। आप लोग जरा मुझे इसकी वैल्यूज निकाल के दो, मैं जरा कैलकुलेटर लाता हूँ जब तक। ठीक है, दोनों की वैल्यूज निकाल के दो, ऊपर नीचे दोनों की। मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आई एम बैक। तो यहाँ पे, ओके, थैंक यू जमीन। ये 306 केल्विन है, और नीचे वाला के 33 + 273, सॉरी, ये है 306, 306, ये 296 होगा फिर प्रॉब्ली। ठीक है, 296 केल्विन होगा। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ तक आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो है, क्या बीच में ताल्लुक है, ठीक है, रिलेशनशिप क्या है। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का हमें समझ आ गया कि भाई अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा
तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का क्या ताल्लुक है? सबसे पहले हम प्रेशर और वॉल्यूम का ताल्लुक देखते हैं। ठीक है, ये पहले समझते हैं। अब मेरे पास देखो एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है। आप कोई सी भी गैस ले लो, ये तो फॉर एग्जाम्पल डाली हुई है मैंने। ठीक है, मेरे पास ये गैस है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जो कि अभी प्रेशर जिसका है 100, प्रेशर है 100 एटमॉस्फेयर, 100 पैस्कल कह लो, चलो अभी से एटमॉस्फेयर प्रेशर छोड़ दो। 100 पैस्कल यहाँ प्रेशर है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये काइंड ऑफ पिस्टन है, ठीक है, ये एक पिस्टन है, ये पिस्टन है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको ना डाउनवर्ड्स प्रेस किया। जब मैंने इसको डाउनवर्ड्स प्रेस किया तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, अंदर की तरफ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। समझो यहाँ 100 पैस्कल था, मैंने प्रेशर को डबल कर दिया और 200 पैस्कल कर दिया। तो मेरा क्या होगा, मैं देखूंगा कि भाई मेरी गैस जो है कंप्रेस हो जाएगी। पहले देखो कितना दूर दूर थे एक दूसरे से, ठीक है, कितना दूर दूर थे मॉलिक्यूल्स। जब मैंने इसको प्रेस किया तो गैस कितना करीब करीब हो गई, ठीक है, गैस मेरी कंप्रेस हो गई। तो हमें एक ना ताल्लुक पता चलता है। ताल्लुक क्या है कि भाई प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब क्या बात है इसका, कि भाई अगर मैं अपना प्रेशर बढ़ाता हूँ तो मेरा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो मेरा प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो मेरी गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, अगर मेरी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मेरा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा वो है, लेकिन आपको ये समझना है। अब देखो हमारे पास ना, अब दोबारा बैक टू द टॉपिक, कि भाई बताओ कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब कर दिया बहुत ज्यादा, ठीक है, अच्छा अब जो मैं बात बोलूंगा ना, उसके लिए आई होप आप सबने मोमेंटम का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। अभी सबने टेस्ट दिया, सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आई होप सबको याद होगा। मुझे बताओ, जब मैंने इस गैस के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब कर दिया तो क्या इनमें कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, आपस में टकराना बढ़ जाएगा इनका? यस और नो बताओ जल्दी से। यहाँ पे ये दूर दूर थे, ठीक है, यहाँ दूर दूर थे। जब मैंने इनको करीब करीब कर दिया तो क्या उनमें कोलिजन बढ़ जाएंगी? बढ़ जाएंगी, बिल्कुल कोलिजन बढ़ जाएंगी। अब मुझे एक बात बताओ कि हमने फोर्स की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, वो थी कि फोर्स क्या है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मुझे बताओ, जब एक गैस का पार्टिकल दूसरे से कोलाइड करेगा, ठीक है, सपोज करो ये एक गैस का पार्टिकल है, ये दूसरा गैस का पार्टिकल है, दोनों ने एक दूसरे से कोलाइड किया, ठीक है, दोनों टकराए और फिर टकरा के दूर दूर चले गए, ठीक है। ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ कोलिजन हुआ, इस जगह पे कोलिजन हुआ। मुझे बताओ, जब कोलिजन होगा उनका मोमेंटम चेंज होगा? जब दोनों पार्टिक, बिल्कुल एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं अभी, मैं पूरी गैस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक पार्टिकल को समझो। दो पार्टिकल्स टकराए, जब वो टकराएंगे क्या उनका मोमेंटम चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा, ठीक है, बिल्कुल चेंज होगा मोमेंटम। अब यहाँ पे बड़े मजे की बात है, फोर्स की डेफिनेशन क्या है भाई? फोर्स is the rate of change of momentum। मुझे इसका मतलब क्या है इस बात का, कि भाई जब ये टकराएंगे आपस में, जब कोलिजन होगा और जब उनका मोमेंटम चेंज होगा, जिस रेट पे इनका मोमेंटम चेंज हो रहा है वहां पे फोर्स एक्सर्ट होगी। जब यहाँ पे इनका मोमेंटम चेंज होगा ना, इस जगह पे मोमेंटम चेंज हुआ तो यहाँ फोर्स एक्सर्ट हुई, ठीक है, यहाँ फोर्स एक्सर्ट होगी। और अगर आपको एक और बात पता है कि भाई अगर किसी एरिया पे, किसी स्पेसिफिक एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे फोर्स एक्सर्ट होती है, वो क्या चीज होती है? अगर किसी पर यूनिट एरिया पे फोर्स एक्सर्ट हुई है, वो क्या चीज है? जल्दी से बताओ। आयजा, जरमीन, सुमैया, अगर किसी जगह पे फोर्स एक्सर्ट होती है किसी स्पेसिफिक पर यूनिट एरिया पे, तो मुझे बताओ ये क्या चीज है? ये किसके बराबर है? प्रेशर के बराबर है, बिल्कुल, ठीक है। तो क्या हुआ, हमें अब एक बात मुझे बताओ, अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता हूँ ना अपने पार्टिकल्स की, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता हूँ अपने पार्टिकल्स की, तो क्या हुआ, गैस पार्टिकल्स मूव फास्टर, ठीक है, गैस पार्टिकल्स तेज तेज मूव करेंगे, ठीक है। जब मैंने वो तेज मूव करेंगे तो द फास्टर पार्टिकल्स हैव ग्रेटर मोमेंटम एंड कोलाइड विद द वॉल्स मोर फ्रिक्वेंटली, कोलिजन हुई। दिस इंक्रीज इन
This increases the rate of change of momentum, which is the force. The force on the wall increases and the pressure is force per unit area and the pressure increases. ठीक है, समझ रहे हो कि अगर मैंने अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई तो मेरी कोलिजन बढ़ी, अगर मैंने अपनी कोलिजन बढ़ाई तो मेरी फोर्स बढ़ी, और अगर मेरी फोर्स बढ़ी तो मेरी प्रेशर भी बढ़ गया। ठीक है, यही चीज उल्टी भी हो सकती है, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो मेरी इन दी एंड काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि भाई अगर मेरा प्रेशर इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम कम हुआ तो कोलिजन ज्यादा हो गई, तो मोर कोलिजन। मोर कोलिजन हुई तो क्या होगा, मोर फोर्स होगा, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, मोर फोर्स एक्सर्ट होगी। और जब ज्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रही है, बेसिकली मोर फोर्स, अब यहाँ मोर फोर्स छोड़ो, बल्कि मोर नंबर ऑफ कोलिजन हुई तो पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आती है, जब हम प्रेशर और टेम्परेचर पढ़ेंगे ना, तो ये वाली चीज पे मैं दोबारा आता हूँ। रुको, अभी ये छोड़ दो, अभी फॉर नाउ ये छोड़ो, अभी बस पहले वाले केस को देखो। वो क्या है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी अपनी इंक्रीज करता हूँ तो मेरी नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगी, जब मेरी नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगी तो मेरी फोर्स बढ़ जाएगी, और फोर्स पर यूनिट क्या है, प्रेशर है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मैं डायग्राम से ही बता देता हूँ। सपोज करो ये मेरे पास एक बैग है। ठीक है, ये एक बैग है, इसे बंद किया हुआ है मैंने, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैंने इन गैस मॉलिक्यूल्स को क्या किया, मैंने इन गैस मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड किया, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। ठीक है, जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो क्या हुआ, ये कोलाइड की एक दूसरे से, कोलाइड करके ये यहाँ यहाँ दीवारों पे टकराए। ठीक है, ये इन दीवारों पे टकराए। ठीक है, इन दीवारों पे टकराएंगे, जब वो इन दीवारों पे टकराएंगे, यहाँ कोलिजन होगा, तो क्या होगा, जैसी कोलिजन हुआ तो फोर्स एक्सर्ट हुई, और जब फोर्स पर यूनिट, जिस एरिया पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है, जिस एरिया पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है, इस एरिया पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है ना, तो इस एरिया पे प्रेशर भी बनेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे इस पूरे बैग का ओवरऑल प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो प्रेशर भी बढ़ गया, प्रेशर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। नो, एक्चुअली हाँ, एक सेकंड पहले मैं एक बात बताता हूँ, फिर मैं इस टॉपिक पे दोबारा आऊंगा। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं ना तो हमारा बेसिकली टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन अभी इसे छोड़ो। खैर, अभी यहाँ देखो, और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। चलो मैं जल्दी से इस टॉपिक को भी कवर करता हूँ। सपोज करो मैंने प्रेशर बढ़ाया अपना। ठीक है, मैंने अपना प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, प्रेशर बढ़ाऊंगा ना तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर ना इंक्रीज होता है, अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, मेरी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो बेसिकली दोनों सेम है, अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, दोनों सेम बात है। ठीक है, बेसिकली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ना, मूविंग ऑन, यहाँ के बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम से मतलब क्या है कि भाई वॉल्यूम मेरा चेंज नहीं हो रहा, अनचेंज्ड वॉल्यूम। मतलब अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहा हूँ इस डब्बे के अंदर, इस डब्बे के अंदर मैं इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट कर रहा हूँ, तो इस डब्बे का जो भी वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, डब्बे के अंदर ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अब देखो क्या हुआ, मैंने इस डब्बे के अंदर ना भी मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, इस डब्बे के अंदर भी मॉलिक्यूल्स थे बहुत सारे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या हुआ कि मैंने इस डब्बे का ना टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, इनमें जो कोलिजन होंगी वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं बहुत दफा ये दे चुका हूँ, ये वाली दोबारा देता हूँ एक बार, कि सपोज करो मेरे इस कमरे में अभी 4 बच्चे चल रहे हैं। ठीक है, चलो 4 ज्यादा बच्चे ले लो, मेरा कमरा बड़ा है, 10 बच्चे चल रहे हैं इस कमरे में। ठीक है, मेरे कमरे में 10 बच्चे चल रहे हैं, उनके क्या चांसेस हैं कि वो एक दूसरे टकराएंगे, ऑब्वियसली टकराएंगे लेकिन कम टकराएंगे। ठीक है, एक रैंडमली चल रहे हैं, किसी ऑर्डर में नहीं चल रहे, कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है। ठीक है, कभी ना कभी वो एक दूसरे से टकराते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं उन्हीं बच्चों को कह दूं कि आप लोग भागना शुरू कर दो, रैंडमली भागना शुरू कर दो, अब क्या चांसेस हैं कि वो कोलाइड करें, अब उनके चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ गए, वो ज्यादा कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया और जब मैंने यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो समझो ये पार्टिकल्स भागना शुरू हो गए। ठीक है, अब जब उनका कोलिजन हुआ, जब उनका कोलिजन हुआ
तो अब उनमें ज्यादा कोलिजन हो जाएगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। जब मेरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो मेरी कोलिजन्स बढ़ गई, ठीक है। जब मेरी फाइनली कोलिजन्स बढ़ी तो क्या हुआ, पर कोलिजन में क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज, मोमेंटम चेंज होगा मेरा, ठीक है। और मोमेंटम चेंज, अगर मैं मोमेंटम का रेट लेता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या चीज है, फोर्स है भाई, ठीक है। समझ आ रही है, आई नो थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट हो रहा होगा, लेकिन अभी आपको ये बात रटनी है बस बेसिकली। जब पार्टिकल्स कोलाइड किए उनका कोलिजन हुआ, ठीक है, कोलिजन पे क्या हुआ, उनका मोमेंटम चेंज हुआ, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या चीज है, फोर्स है। तो मतलब जहां भी कोलिजन हो रहा है वहां पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक है। और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या चीज है, प्रेशर है। तो मतलब इन दी एंड अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ अपना, तो मेरा प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है, इतनी लंबी मैंने इसलिए किया ताकि आपको चीज बिल्कुल अच्छे से समझ आए। अभी भी नहीं आई, दोबारा समझाऊंगा। देखो, समझो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है। जो मेरे कमरे में 10 बच्चे जो पहले चल रहे थे अब वो भागना शुरू हो गए, ठीक है। जैसे ही वो भागे, अब वो जोर से टकराएंगे, पहले टकरा रहे थे लेकिन हल्के से टकरा रहे थे। अब क्योंकि वो भाग रहे हैं तो उनके अंदर मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है, मोमेंटम ज्यादा है। तो अब वो जब टकराएंगे तो जोर से टकराएंगे, ठीक है। और जब वो टकराएंगे तो वहां पे उनका मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। जैसे ही मोमेंटम चेंज हुआ उनका, तो वहां पे फोर्स एक्सर्ट हो गई उस जगह पे। और जिस जगह पे फोर्स एक्सर्ट होती है, जिस एरिया पे फोर्स एक्सर्ट होती है, उस जगह पे प्रेशर लगता है। क्यों, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो इन दी एंड हमें क्या पता चला कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। मतलब दोनों इंक्रीज होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ना मूविंग ऑन, अफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर ऑन गैसेस। अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे मैंने प्रेशर को सेम रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रेशर को सेम रखा हुआ है, बस यहाँ पे क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं अपना वॉल टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको याद रखना है कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यहाँ पे आओ, इस बीकर पे आओ, एग्जाम्पल लो। सपोज करो यहाँ पे अभी टेम्परेचर 100 पास्कल का है, ठीक है। मैं टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। अगर मैं इसके नीचे आग लगा दूं, ठीक है, आग लगा दी मैंने, क्या होगा, पार्टिकल्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे, पहले तो हीट करेंगे, कोलिजन बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होगा, मेरा प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। अगर मैंने समझो यहाँ पिस्टन मैंने बिल्कुल लॉक कर दिया, वो पिस्टन हिल ही नहीं सकती यहाँ से, ठीक है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो क्या होगा, मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। ये एक दूसरे दूर दूर हो जाएंगे, कोलिजन होगी फिर दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो इन द एंड क्या होगा, अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मेरा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और मैं यहाँ पे कुछ लॉज लिख देता हूँ। पहला लॉ क्या है हमारा, कि भाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। सिमिलरली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। ये किस शर्त पे, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, अगर मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, उस शर्त में, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने देखा प्रेशर और वॉल्यूम का ताल्लुक, कि भाई अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर मैं अपना प्रेशर बढ़ाता हूँ तो मेरा वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ तो मेरा प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर है टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा याद कर लो, इसमें इस चैप्टर में ज्यादातर रटा है, ठीक है। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरा वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरा प्रेशर भी बढ़ गया, ठीक है। अगर मैंने अपना प्रेशर बढ़ाया तो मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन का, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन क्या है भाई, हम ना अगर किसी भी पार्टिकल को, किसी भी चीज को अगर हीट देते हैं ना, तो वो थोड़ी सी एक्सपैंड करती है, ठीक है, उसमें थोड़ी सी एक्सपेंशन होती है। सो देन इफ यू इंक्रीज, एक सेकेंड, सो देन इफ यू इंक्रीज टेम्प बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। देखो यहाँ पे ना, जो ये वाला ताल्लुक है, प्रेशर लॉ में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। उस वॉल्यूम के अंदर अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ा रहा हूँ, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं सारी वैल्यूज को ऐसी छोड़ दूं, ठीक है, सपोज करो मैंने एक बलून ले लिया, ठीक है, बलून का वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, बलून का सब कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस बलून के अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स हैं। मैं इस बलून को किसी गर्म जगह ले गया, तो पहले तो मुझे दो चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मुझे देखने को मिलेगा, सबसे पहले अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ अपना, ठीक है, तो मेरा इस बलून का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब इस पे प्रेशर बढ़ेगा तो एक प्रेशर, आउटवर्ड प्रेशर लगेगा इस पे, ठीक है। एक तो प्रेशर होता है इनवर्ड प्रेशर,
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन होंगी, और कोलिजन से क्या होगा, मेरा बलून का प्रेशर आउटवर्ड लगेगा, हर कोलिजन में प्रेशर आउटवर्ड लगेगा। ठीक है, ये आउट प्रेशर करेगा, ये आउट प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से मैं देखूंगा मेरा बलून थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर मैं किसी गर्म जगह पे लेके जाता हूँ उसे। ठीक है, तो इन दी एंड क्या हुआ, अगर मैंने टेम्प इंक्रीज किया तो मेरा प्रेशर इंक्रीज हुआ। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हुआ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से देखो, यहाँ पे ना मैं एक चीज बोलूंगा जो कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे, और इस प्रेशर की वजह से मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप कहोगे ये क्या बात हुई भाई, अभी तो आप कह रहे थे वॉल्यूम इनवर्स है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रेशर तो आउटवर्ड लग रहा है, प्रेशर आउटवर्ड लग रहा है, जिसकी वजह से बलून की जो वॉल है ये बड़ी हो जाएंगी थोड़ी सी, तो मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं बाहर से प्रेशर मार रहा होता, ठीक है, बाहर से प्रेशर मारता, तो ये इनवर्स ही जाता, तो मतलब मेरे जो वो था, जो मेरे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है इस शर्त में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने हर चीज ऐसी अनचेंज छोड़ी हुई है, कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इस शर्त में मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जो ये वाला लॉ है ना, प्रेशर और टेम्परेचर वाला, ये सिर्फ तभी लगता है जब मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी वॉल्यूम चेंज ना हो रहा हो मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। थर्मल एक्सपेंशन में क्या है हमारे पास, थर्मल एक्सपेंशन ये है कि भाई अगर मैं किसी भी चीज को हीट प्रोवाइड करता हूँ ना, तो उससे क्या होता है, वो हीट लेता है और वो थोड़ा सा एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि भाई सॉलिड्स, 1 मीटर ऑफ स्टील नीड्स 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू एक्सपैंड बाय 0.012 मिलीमीटर। मतलब अगर मैं उससे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाता हूँ 1 मीटर स्टील का, तो इन्ना पिन्ना सा एक्सपैंड करेगा, सिर्फ 0.02 एक्सपेंड करेगा, 0.012 एक्सपेंड करेगा। ठीक है, आपको ये याद नहीं करना, बस ये एज एग्जाम्पल समझाया है मैंने। ठीक है, लिक्विड्स क्या है, लिक्विड्स एक्सपेंड अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स मोर देन सॉलिड्स। ठीक है, और गैसेस एक्सपेंड अराउंड 20 टाइम्स मोर देन लिक्विड्स। ठीक है, सबसे कम एक्सपेंशन किस में, सॉलिड में, उससे ज्यादा एक्सपेंशन किस में, लिक्विड में, उससे ज्यादा एक्सपेंशन किस में है, गैसेस में। ठीक है, एक्सपेंशन तो सबको पता है ना, एक्सपेंशन क्या होता है, बड़ा होना होता है बेसिकली। ये समझो, ये एक पार्टिकल है, ठीक है, अब ये बहुत करीब करीब है, जब ये एक्सपैंड होंगे थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, या बेसिकली थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे, फूल जाएंगे इसके, सपोज कर लो, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब देखो हमारे पास ना, इसको कोई बहुत ज्यादा इसको टेस्ट किया नहीं जाता, बस एक दो तीन चीजें याद कर लो। सबसे पहले यूज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हम थर्मल एक्सपेंशन को इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हमारे पास ना एक स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को कहते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, इसका सीन कुछ ऐसा है कि भाई या ना नीचे स्टील की होती है, कभी आयरन और कॉपर होता है, या कभी स्टील, कुछ भी कह लो। ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, ठीक है, ये स्ट्रिप है, इसका क्या ताल्लुक है, जब मैं इसको हीट करता हूँ ना, जब मैं इसको हीट करता हूँ, पहले तो समझो ये बिल्कुल ऐसे नॉर्मल स्ट्रिप है, बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रिप है, ठीक है, ऐसे स्ट्रिप्स बिल्कुल सीधी है। मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, जैसे ही मैंने इसको हीट प्रोवाइड की ना, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर, इसकी इसमें एक्सपेंशन कम है, बल्कि नहीं, इसमें एक्सपेंशन ज्यादा है और इसमें एक्सपेंशन कम है। ठीक है, अब जब इसको हीट प्रोवाइड की, तो ये वाला जो हिस्सा है ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बेंड हो जाएगी, तो ये मेरी स्ट्रिप ओवरऑल ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, जब मैंने इसे कूल डाउन किया, तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी। इसका इस्तेमाल कहाँ होना है, ये देखो, सबसे पहले इसका इस्तेमाल होता है हमारे घर स्त्रियों में। आप सबने आयरन किया होगा, तो आयरन में एक ऑरेंज कलर की लाइट लगी होती है, ठीक है, या कोई सी भी एक लाइट लगी होती है। आप देखोगे जब आप उसे एक फिक्स टेम्परेचर पर डाल दो, तो क्या होता है, वो लाइट थोड़ी देर जलती है, फिर बंद हो जाती है, फिर वो थोड़ी देर बाद दोबारा जलना शुरू हो जाती है। होता क्या है असल में, कि स्त्री ना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक आती है, और जैसे ही वो उस टेम्परेचर पे पहुंचती है, ये स्ट्रिप ऐसे टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, स्ट्रिप ऐसी टेढ़ी होती है, और यहाँ पे जो बटन लगा होता है वो ऊपर सर्किट से मिल जाता है, और हमारा जो सर्किट होता है कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से हमारी स्त्री हीट होना बंद हो जाती है। फिर जैसे ही वो कूल डाउन होती है, जैसे ही वो कूल डाउन होकर सीधी हो जाती है, ठीक है, तो हमारी स्त्री दोबारा हीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसकी एक और एग्जाम्पल है फायर अलार्म। होता क्या है, हमारे घरों में जो बाहर फायर स्मोक अलार्म का भी बेसिकली इस टाइप का काम होता है, नहीं, स्मोक अलार्म में वो लगा होता है, रेडियो एक्टिविटी होती है। खैर, फायर अलार्म में क्या होता है, जैसे ही हीट प्रोवाइड होती है, ये जो स्ट्रिप होती है ना, पहले स्ट्रिप ऐसे सीधी है, ये स्ट्रिप अभी सीधी है, ये स्ट्रिप ना टेढ़ी हो जाती है, ऐसे टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, जैसी टेढ़ी हुई, तो यहाँ पे जो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा इससे मिलता है, और सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट पास होता है, और ये अलार्म बजना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आयरन की भी एग्जाम्पल डाल दी है। ठीक है, तो हमारे पास दो दो स्कीम है, फायर अलार्म और थर्मोस्टेट आयरन। ठीक है, ये बस याद कर लेना, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और एक्सपेंशन कहाँ इस्तेमाल होती है, हमारे पास थर्मोमीटर है। ठीक है, थर्मोमीटर में आप सबने देखा होगा कि जो नॉर्मल थर्मोमीटर आते हैं जो मुंह में डालते हैं हम लोग, और मरकरी का फिर लेवल चेक करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी यही होता है कि जैसे ही मैं इसे हीट प्रोवाइड करता हूँ, तो जो मरकरी होती है वो एक्सपैंड करती है, और फिर मुझे पता चल जाता है कि मेरा मेरा मुझे बुखार हो रहा है, नहीं हो रहा।
मूविंग ऑन, हमारे पास एक और एनर्जी की टाइप है, वो है इंटरनल एनर्जी। ये क्या भला है भाई? इंटरनल एनर्जी बेसिकली हमारे अंदर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उसका सम है। ठीक है, आपको कभी भी इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जामिनर, बस आपको ये समझना है, बस आपको थोड़ा समझ लो कि इंटरनल एनर्जी क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी। ठीक है, थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी है। ठीक है, अच्छा, अब एक बड़े मजे की बात सुनो, यहाँ पे ये वाला टॉपिक आपको बड़ा ध्यान से सुनना है। थर्मल एक्विलिब्रियम, ये क्या भला है भाई? कि थर्मल एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ हायर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। मतलब क्या है, समझो, अगर मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये 100 डिग्री पे, ये मेरे पास बॉडी ए है, ये बॉडी ए है, और ये बॉडी बी है। ठीक है, अभी बॉडी ए जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और बॉडी बी जो है उसका टेम्परेचर कम है। होगा क्या कि हमेशा हमेशा थर्मल एनर्जी जो होती है ना वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, हायर से लोअर पे जाएगी। मतलब जिस अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है ना तो वो इसके पास चली जाएगी, थोड़ी सी इधर चली जाएगी। ठीक है, बेसिकली सराउंडिंग में जा रही है वो, लेकिन क्योंकि साथ साथ है तो इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा अब थोड़ी देर बाद, क्या होगा कि सपोज करो ये ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। एक सेकंड में से, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये सपोज करो 100 की बजाय 80 हो गया। ठीक है, और ये 40 हो गया। ठीक है, ये 20 डिग्री डिक्रीज हो गया, और ये 20 डिग्री इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी ट्रांसफर जारी है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों का, बॉडी ए और बॉडी बी दोनों का टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। अब ये भी 50 हो गया और ये भी 50 हो गया, दोनों बॉडी ए और बॉडी बी दोनों 50-50 हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पे एक एक्विलिब्रियम रीच हो गया। मतलब अब बॉडी ट्रांसफर जो है वो इसको हीट प्रोवाइड करेगा, और ये इसको हीट वापस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये क्या है? दिस इज नोन एज थर्मल एक्विलिब्रियम। ठीक है, मूविंग ऑन, अब हमारे पास ना ये टॉपिक देखते हुए एक मजे की चीज आती है। ये जो टॉपिक है ना कभी टेस्ट नहीं होता, ये मुझे असल में नेक्स्ट टॉपिक समझाने के लिए बताया है मैंने। वो क्या है? हमारा है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या भला है? Thermal energy required to increase temperature of any body by 1 डिग्री सेल्सियस। कितनी मुझे एनर्जी चाहिए एक बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए? सपोज करो मेरी बॉडी ए 50 डिग्री है और बॉडी बी 50, बॉडी बी को, बॉडी बी भी अभी 50 डिग्री है, बॉडी बी भी मेरी 50 डिग्री है। ठीक है, मुझे बॉडी बी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी? मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 100 जूल्स चाहिए हो सकती है, 200 चाहिए हो सकती है, जितनी भी चाहिए हो, डज नॉट मैटर, सबकी एनर्जी अलग अलग है। ठीक है, किसी की सेम नहीं होती। तो क्या हुआ, सपोज करो इसकी 100 डिग्री टेम्परेचर थी, 100 डिग्री, 100 जूल, सॉरी, 100 जूल्स इसकी हीट कैपेसिटी थी। जब मैंने इसको 100 जूल्स प्रोवाइड की, यहाँ पे मैंने इसे 100 जूल्स की एनर्जी दी, तो क्या हुआ, ये 51 डिग्री टेम्परेचर हो गया, इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन हम याद कर लो कि थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ गए? आई होप क्लियर हो गया। अब ये जो टेम्परेचर है ना, ये वाला 100 जूल्स, हर बॉडी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए 100 जूल्स हो सकता है, किसी के लिए 200 जूल्स हो सकता है। सपोज करो मैंने इसे 100 जूल्स प्रोवाइड किया तो कुछ भी नहीं हुआ, 200 जूल्स जब प्रोवाइड किया तो इस बॉडी का, बॉडी ए का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास बाय 1 डिग्री ऑफ सब्सटेंस। सपोज करो कि मुझे, मेरे पास 1 किलोग्राम के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? ठीक है, अब सपोज करो ये मेरे पास अभी 2 किलोग्राम का है। ठीक है, ये जो बॉडी ए है ये कितनी है, 2 kg की है। ठीक है, तो मुझे इसके पर किलोग्राम के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी कि इसका जो सिंगल किलोग्राम है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए? ठीक है, तो वो क्या है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये वाली डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास 1 kg बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ एनी सब्सटेंस। इसका सिंबल है सी, छोटा वाला, स्मॉल सी, नॉट कैपिटल सी। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट है जूल्स पर केजी सेंटीग्रेड। ठीक है,
इसके लिए एक पूरा फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से सुनना, क्योंकि अब जो हम देखेंगे वो सारी कैलकुलेशंस हैं, सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने सारा पढ़ा वो थ्योरी था। असल चीज अब आ रही है। वो क्या है, आपको एक फॉर्मूला याद करना है कि जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, वो बराबर है एनर्जी अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब ये फॉर्मूला ना याद करना बड़ा मुश्किल है। जो हमें टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला मिलता है वो ये वाला मिलता है। मैंने इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और जो मैंने याद किया तो मुझे उससे बड़ा आसान है। वो क्या है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी थीटा। अच्छा, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, थीटा भी कहता हूँ वैसे मैं, टेम्परेचर कर लो। अगर देखो मैं यहाँ पे मुझे जगह मिलेगी, सी इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। पहले तो जल्दी जल्दी चीजें देख लो। सी क्या है, सी हमारी सी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। एनर्जी, ये हमारी एनर्जी है। ये हमारा मास है। और ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर है। फॉर्मूला देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन एनर्जी, सॉरी, चेंज इन एनर्जी अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब मुझे ना ये फॉर्मूला याद नहीं होता, मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे बड़ा मुश्किल लगता था ऐसे याद करना। मैंने इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज किया। वो क्या किया, मैंने ना एनर्जी को सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, एनर्जी को सब्जेक्ट बनाया, और ये पूरा मास और उसको वहां ले गया। तो क्या हुआ, ये मेरे पास बना सी मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू एनर्जी। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे याद कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या, इससे आप जल्दी जल्दी बोलो, एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी थीटा। ठीक है, जो आपके मुंह पे चढ़ जाए, मास, सेल्सियस और टेम्परेचर। थीटा का और टेम्परेचर का मर्जी है। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी कह लो, डेल्टा टी कह लो, चलो ज्यादा आसान है। E इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। जल्दी से दो तीन बार बोलो, E इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। E इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, जिसमें E क्या है, E हमारी एनर्जी है। ठीक है, M क्या है, M हमारा मास है। ठीक है, C क्या है, C हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और T क्या है, हमारा डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये फॉर्मूला याद हो गया। E इज इक्वल, अब आपको ना एग्जामिनर आपको एक चीज दे देगा, तीन चीजें दे देगा, कोई एक चीज पूछ लेगा। ठीक है, तीन चीजें दे देगा, कोई एक चीज पूछ लेगा। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर क्या भला है भाई, इसको आपने ऐसे लिखना है कि टी एफ माइनस टी आई, मतलब कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सपोज करो एक एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एड पेज। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ एक मैं। वो क्या है, सपोज करो मेरे पास ना जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 12 जूल्स की। ठीक है, मेरे पास एक चीज का मास है 2 kgs का, 2 kgs का। ठीक है, 2 kgs का, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 30 जूल्स kg/सेंटीग्रेड है। ठीक है, और उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है ना, उसका इनिशियल टेम्परेचर है उसका, अरे यार, इनिशियल टेम्प उसका है, सपोज करो 23, नहीं, 5 डिग्री सेल्सियस ले लो, 5 डिग्री सेल्सियस ले लो। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई, अब मैंने ना इसको, एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, इस सब्सटेंस का अभी करंट जो टेम्परेचर है, करंट टेम्परेचर उसका है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मैंने इसको इसको प्रोवाइड की 12 जूल्स की एनर्जी, इसको प्रोवाइड की 12 जूल्स की एनर्जी। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ अब मैं पूछ रहा हूँ, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 30 जूल्स पर सेंटीग्रेड की। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे बताओ कि भाई इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। अगर मैं इसको 12 जूल्स की एनर्जी दूंगा तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। फॉर्मूला इनपुट करना सीखते हैं। E इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, एनर्जी कितनी है, 12 जूल्स की है। मास कितना है, 2 kgs का है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 30 है। चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर मुझे ढूंढना है, फाइनल टेम्परेचर मुझे ढूंढना है। ठीक है, टी एफ कह लो। और इनिशियल टेम्परेचर मुझे पता है 5 है। ठीक है, आप इसे सिंपली आप कर लो। 12 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 30 कितना होता है, 60। 60 टाइम्स टी एफ माइनस एफ 5 कर लो।
12/60 कर लो, 12/60 इज इक्वल्स टू TF-5। ठीक है, कितना होगा? 12 × 1 12 × 5 5 12 × 5 60 होता है ना, आई थिंक। हाँ, एक सेकंड तो मुझे जरा। तो मेरे पास आंसर है 0.2। ठीक है, 0.2 इज इक्वल्स टू TF-5, और ये 0.2 + 5 इज इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर जिसे मैं TF कह रहा हूँ। तो मेरे पास आ रहा है 5.2। मेरा देखो इनिशियल टेम्परेचर क्या था। इनिशियल टेम्परेचर मेरा 5 डिग्री सेल्सियस का था जब मैंने इसको 12 जूल्स की एनर्जी दी। जब मैंने इसको 12 जूल्स की एनर्जी दी, तो वो कितना इंक्रीज हुआ? 5.2 डिग्री सेल्सियस हो गया, उसमें 0.2 का इंक्रीज आ गया। उसका फाइनल टेम्परेचर ये था। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ आए। ठीक है, मेरे पास ये क्वेश्चन है पहला वाला, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि भाई an ice pack is used to cool 0.25 kg of water. The specific heat capacity of water is 4.2 ये, ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये आपको मास दिया हुआ है। हाउ मच थर्मल एनर्जी मस्ट द आइस पैक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वाटर टू रिड्यूस द वाटर टेम्परेचर बाय 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिंपली आप फॉर्मूला इनपुट करो। देखो, आपको एनर्जी ढूंढनी है। क्वेश्चन में आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, 0.25 kg का मास दिया हुआ है। आपको हीट कैपेसिटी भी दी हुई है, ठीक है, और पूछा है कि 15 डिग्री सेल्सियस को आपने कम करना है। सिंपली आप 15 पुट करो, इसका आंसर आएगा प्रॉब्ली 15 टाइम्स 4.2 0.5 16 किलो जूल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। फिगर 9.2 shows a copper block of mass 1.8 kg। 1.8 kg का इसका मास है। ठीक है, अच्छा, जब इस टाइप का क्वेश्चन देखो ना, तो आप अपनी वो बना लिया करो। मास कितना है? 1.8 का है, 1.8 kg का है, with 2 holes in the top, an 80 watt heater। वॉट क्या चीज होती है, जल्दी से बताओ। वॉट किसका यूनिट था? पावर का यूनिट था वॉट। तो पावर हमें दी हुई है 80 वॉट की। ठीक है, the heater is switched on for 5 minutes, assume that no energy is lost from the block, calculate the energy supplied to the block। चलो मुझे जल्दी से निकाल के दो, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से निकाल के दो। बहुत आसान है। माहीन, जरमीन, सुमैया, आयजा, जल्दी जल्दी। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें एनर्जी निकालनी है। क्या एनर्जी होगी? चलो, लेट्स चेक। हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम है, दोनों है यहाँ पे। क्योंकि उन्होंने एनर्जी पूछी है, इसलिए मैंने एनर्जी रखा है। पावर क्वेश्चन में दी हुई 80 वॉट की। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? 80 इज इक्वल्स टू एनर्जी मुझे ढूंढनी है, और मुझे टाइम सेकेंड्स में चाहिए। ठीक है, तो 5 × 60 करूंगा मैं। 24,000 जूल्स आ रही है। 24,000 जूल्स। ये 5 × 60 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो, अगर किलोवाट में पावर होती ना, तो मैं इसे मिनट से आवर में लेता। लेकिन क्योंकि उन्होंने सिंपल वॉट्स में हमें दिया हुआ है, तो मुझे टाइम मिनट्स में, तो मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो मेरे पास 24,000 जूल्स की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज दिस, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक। ठीक है भाई, बहुत आसान है। आपको सब दिया हुआ है। एनर्जी,
एनर्जी इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी, ये आपका फॉर्मूला है। आपने अभी अभी एनर्जी निकाली ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। एनर्जी क्या है हमारी, एनर्जी हमारी 24,000, ठीक है। मास क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया हुआ 1.8 kg, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है ये वाली 390, 390 टाइम्स टेम्परेचर, आपसे बस पूछा टेम्परेचर बता दो। सॉल्व करो, इससे क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 702 इज इक्वल्स टू 2400 1000 टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर, और क्या होगा 24,000 डिवाइडेड बाय 702 इज इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर। आप इसे काटो, क्या आंसर आ रहा है, 34.18 आ रहा है, 34.18 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये टेम्परेचर है। समझ आया ये क्वेश्चन कैसे था। माहीन, जरमीन, आयजा, सुमैया, सबको समझ आया है कैसे हुआ ये वाला क्वेश्चन, कोई मसला है इसमें। ओके, परफेक्ट। ये मैंने 4 क्वेश्चंस किए मैं अलग, ये सारे आप लोग खुद करोगे, ठीक है। मैं इसका इसकी भेज दूंगा आपको वर्कशीट। नाउ नेक्स्ट एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर ये कवर करके हम खत्म करते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो है मेल्टिंग, बॉइलिंग और एवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट। अभी हमने पढ़ा कि अगर मैं बॉइलिंग कर रहा हूँ, तो मतलब मैं लिक्विड से गैस जा रहा हूँ, ठीक है। और हो क्या रहा है, जो मैं एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ ना, वो यहाँ जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इसे तोड़ रही हैं, इन फोर्सेस को तोड़ रही हैं। जब ये फोर्सेस टूटेंगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, बॉइलिंग में क्या हुआ, मैं लिक्विड से गैस किया और मेरी फोर्सेस जो थी वो ब्रेक डाउन हुई, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर मैं गैस टू लिक्विड जाता हूँ, अगर मैं गैस टू लिक्विड जाता हूँ, तो क्या होगा, मेरी उसे कहते हैं कंडेंसेशन। और उसमें क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही होती हैं। मैं ये वाली चीज सही समझा चुका हूँ आई थिंक, ऊपर ऊपर, ठीक है, इसे मैं नहीं समझा रहा। और अच्छा, एक और बात देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है। आपको याद रखना है कि जब मैं बॉईल करता हूँ, मुझे बताओ, जब मैं घर पे कोई चीज बॉईल करता हूँ तो क्या देखने को मिलता है मुझे। मेरी ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि भाई सबसे पहले तो कि मेरे ना पूरे लिक्विड में, पूरे थ्रू आउट द लिक्विड बबल्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। नीचे से भी बबल्स आ रहे हैं, ऊपर से भी बबल्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एवेपोरेशन जो होती है, एवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होती है और उसमें कोई बबल्स प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। दो बातें, बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड होती है, एवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होती है, ठीक है। बबलिंग जो है वो बॉइलिंग में होती है, एवेपोरेशन में नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो। ये ना एक पानी का पॉट है, इसके अंदर पानी है, ठीक है। दिस इज वाटर, दिस इज वाटर। अब क्या होगा, जब मैंने इसको हीट प्रोवाइड की ना, जब मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, अरे यार, जब मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, तो मुझे एक चीज देखने को मिली। जब ये बॉईल होना शुरू हुआ ना, सबसे पहले तो अगर ये पानी है तो एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, ठीक है। बॉइलिंग टेम्परेचर हर सब्सटेंस का एक फिक्स्ड है, ठीक है, वो उसी पे बॉईल होता है। तो सबसे पहले तो बॉईल होना शुरू हुआ, फिर क्या हुआ कि यहाँ से बबल्स राइज अप होना शुरू है, ठीक है, बबल्स राइज अप होना शुरू है। आहिस्ता आहिस्ता वो बबल्स यहाँ पे आना शुरू हो गए। और फिर मैंने देखा कि थ्रू आउट द लिक्विड बॉइलिंग होना शुरू हो गई, पूरे बबल हर जगह से बबल्स आना शुरू हो गए, ठीक है। लेकिन जब मैं इवेपोरेशन करता हूँ ना, तो इवेपोरेशन में मुझे एक नई चीज देखने को मिलती है। वो क्या थी, वो नई चीज ये थी कि सपोज करो मैंने इसको खुला छोड़ा, ठीक है, और यहाँ पे मेरा सनलाइट है, ठीक है, ये मेरी सनलाइट है, ये मेरा सन है, ठीक है। जब सन ने इसको हीट दी ना, जब सन ने इसको हीट दी, तो क्या हुआ, जो सिर्फ इसके सरफेस के जो सरफेस के जो वो थे ना, पार्टिकल्स थे, वो उन्होंने एनर्जी गेन कर ली। जब उन्होंने एनर्जी गेन की, अब नीचे का तो जो जो हिस्सा है, नीचे का जो ये पूरा हिस्सा है, मुझे बताओ क्या इस नीचे के हिस्से ने एनर्जी गेन की, नहीं, सिर्फ सरफेस ने गेन की। तो सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो एनर्जी गेन करेंगे, और क्या होगा, एनर्जी गेन करके वो स्केप कर जाएंगे, ठीक है, वो स्केप गैस करके स्केप कर जाएंगे, ठीक है। तो बात क्या पता चली कि भाई हमारी जो बॉइलिंग है वो थ्रू आउट द लिक्विड हो रही है, और सिर्फ और उसमें बबलिंग हो रही है। लेकिन जो इवेपोरेशन है वो सिर्फ सरफेस पे होती है और उसमें बबलिंग नहीं होती। दूसरा, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब इसकी एग्जांपल ये लो कि घर पे, सबसे अच्छी एग्जांपल तो ये है
कि घर पे थोड़ा सा कहीं पानी गिर जाए। अब मुझे बताओ वहां सनलाइट तो नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखेंगे वो पानी सारा सूख चुका होगा। होगा क्या, वो सारा पानी इवेपोरेट हो गया। जरूरी नहीं हम उसको हीट दें, हमारे आसपास तो हीट है ना थोड़ी बहुत, तो उस वहां से वो टेम्परेचर हीट ले लेगा, ठीक है। तो कहीं से भी वो एनर्जी गेन कर लेगा। तो क्या होगा, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होती है। आगे जाके थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम कि एवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट भी आता है, ठीक है, बॉइलिंग से नहीं आता। लेकिन अभी से छोड़ दो। अच्छा, अब आपको ना एक और बात समझनी है। वो बात क्या है कि ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट राइज। मतलब क्या है कि भाई हमारे पास चार चेंजेस ऑफ स्टेट हैं: बॉइलिंग, कंडेंसेशन, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। जब मैं बॉइल करता हूँ ना किसी भी सब्सटेंस को, ऊपर आ जाओ, अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। अब मुझे बताओ, अभी मैं ना सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूँ। ब्लॉक। अभी मैं जा रहा हूँ सॉलिड से लिक्विड। अभी एक बात देखने को, पहले तो मुझे बताओ कि इनके बीच में अभी बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बीच में। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके नीचे लगा दी आग, और अब मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले तो क्या होगा, सबसे पहले क्या हुआ कि हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। साथ साथ, लेकिन अभी भी जो पार्टिकल्स हैं अपनी जगह पे फिक्स वाइब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहे। लेकिन अभी जो हीट होगी ना, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की बजाय एक काम ये करेगी, वो हीट ना इस, ये जो अट्रैक्शन है बीच में, ये जो अट्रैक्शन है उसे तोड़ने की कोशिश करेगी। वो इस, इन अट्रैक्शन को ओवरकम करेगी हीट। जितनी हीट प्रोड्यूस करूंगा ना, वो इन अट्रैक्शन को ओवरकम करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी कम हो जाएंगी कि पार्टिकल्स अब इजीली एक दूसरे के ऊपर से मूव होना शुरू कर देंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर से जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास, जब यहाँ पे जब मैं एक चीज नोट करता हूँ ना कि जब मैं से हीट प्रोवाइड कर रहा था, तो क्या हुआ कि हमारे पार्टिकल्स ने पहले हीट गेन की, जिसकी वजह से उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कम हो गई। जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हुई, तो क्या हुआ, हमारे पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड ओवर करना शुरू हो गए, और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। ये वाले नोट्स ना लाजमी पढ़ लेना, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये थोड़ा सा याद करना होगा कि भाई बॉइलिंग हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ फोर्सेस है, फॉर्मेशन ऑफ फोर्सेस कंडेंसेशन है। सिमिलरली सॉलिड मेल्टिंग हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ फोर्सेस है, और फ्रीजिंग हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फोर्सेस है। ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक छोड़ दो, हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हुए ना हम इसका बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना सीखना है। वो ग्राफ क्या है हमारे पास, देखो, उन्हें हम कहते हैं हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। अब देखो, सपोज करो यहाँ पे ना मेरे पास टेम्परेचर है, यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर है, ये इसे कह लो 20, इसे कह लो 40, इसे कह लो 60, 80, 80, 100, ठीक है, 100, 120 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो यहाँ ना मुझे चीज देखने को मिल रही है। सपोज करो, अच्छा यहाँ मेल्टिंग यहाँ पर है ना, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ मुझे 0 डिग्री चाहिए, यहाँ मुझे 0 डिग्री चाहिए, यहाँ मुझे 100 डिग्री चाहिए, ठीक है, यहाँ 100 डिग्री चाहिए, ठीक है। अब यहाँ -50 कह लो, यहाँ -100 कह लो, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना टेम्परेचर है कि ये 50, -100 से शुरू हो रहा है और 100 तक जा रहा है। सबसे पहले सपोज करो ये वाटर का कर्व है, ठीक है, वाटर का हीटिंग कर्व है। जब मैं वाटर को, जब मैंने हीट करना शुरू किया, ठीक है, अभी यहाँ तक वाटर क्या है, सॉलिड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पे वो मेल्ट होना शुरू होता है, तो 0 डिग्री से नीचे नीचे वो सॉलिड होगा हमेशा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो 0 डिग्री पे पहुंचा ना, जैसे ही वो 0 डिग्री पे पहुंचा, तो क्या हुआ, अब यहाँ पे वो मेल्ट होना शुरू होगा। मेल्टिंग के लिए क्या होगा कि आप देखो यहाँ पे क्या टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको? मुझे जरा जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है मेरा? टेम्परेचर 0 पे अटका हुआ है, 0 पे अटका हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास टाइम होता है, नीचे टाइम होता है, ऐसे मैं 1, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे देखता हूँ, मुझे क्या पता चल रहा है कि देखो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। मतलब मैं इतने टाइम तक हीट तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। मतलब क्या है, यहाँ हो क्या रहा है भाई, मुझे बताओ, खुद बताओ, यहाँ क्या चीज ऐसी हो रही है जिसकी वजह से मेरा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा? जल्दी से बताओ। जरमीन, आयजा, सुमैया।
चेंज इन स्टेट हो रहा है, बिल्कुल चेंज इन स्टेट हो रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रही है। मतलब हम ना सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, ठीक है, और हीट यूज हो रही है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करने, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि हमारे पास ना यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ना आपको पानी भी मिलेगी, बर्फ भी मिलेगी। एग्जाम्पल ऐसे लो इसकी, कि अगर आप बर्फ को थोड़ी देर बाहर छोड़ दो और 0 डिग्री सेल्सियस में भी अगर छोड़ दो, बल्कि छोड़ो अभी बाहर छोड़ दो, जैसे मैंने अपने रेफ्रिजरेटर से बर्फ निकाली और काउंटर पे डाल दी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां थोड़ा थोड़ा पानी भी होगा और बर्फ भी पड़ी हुई होगी, ठीक है। तो वो वाला स्टेट होता है जहाँ पे मेरे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास स्टेट चेंज होता है तो हमारे पास सॉलिड लिक्विड को एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे वो, यहाँ पे आके वो स्पेसिफिक पूरा पूरा लिक्विड में बदल गया, ठीक है, इस पॉइंट पे आके वो पूरा पूरा लिक्विड में बदल गया। अब दोबारा उसकी उसकी क्या हुई, एनर्जी राइज अप होना शुरू हुई, ठीक है, दोबारा टेम्परेचर बढ़ा। अब देखो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता मेरा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब मैं अगेन इस पॉइंट पे आया 100 डिग्री पे आया, अब क्या हुआ, अब मैं लिक्विड से कहाँ जाऊंगा, गैस पे जाऊंगा, लिक्विड से गैस पे जाऊंगा, ठीक है, लिक्विड से गैस पे जाऊंगा। तो क्या हुआ, अब इस पॉइंट पे दोबारा देखो, अब दोबारा यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, टेम्परेचर लाइन सीधी हो गई, ठीक है, टेम्परेचर लाइन सीधी हो गई। मतलब यहाँ पे जो हीट इस्तेमाल हो रही है वो फोर्सेस को तोड़ रही है, ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रही है, ठीक है। सिमिलरली कूलिंग कर्व में भी यही चीज है, हमारा यहाँ पे कूल हो रहा है वो, मैं समझा नहीं रहा, बस मुझे मेन काम ये फ्लैट लाइन का समझाना था, ठीक है। इसको एक बार देख लेना और समझ लेना, समझा मैंने पूरा दिया है। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन था, मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे समझा देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन इतना समझाने के लिए निकाला था, ये वाटर का है, कर्व है, ठीक है। तो जब मैं ए से बी तक गया, ठीक है, सब पे उस करो, सबसे पहले मैं आइस क्यूब लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक आइस क्यूब है, ठीक है। आइस क्यूब पहले क्या होगी, मेल्ट होगी, मेल्ट होके क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी, ठीक है। जब मैं उसे फर्दर बॉईल करूंगा, अब वो बॉईल हुई तो वो वाटर वेपर्स बन गई, ठीक है। अब जब मेरे पास, हम सबका स्ट्रक्चर देखें, तो आइस क्यूब का स्ट्रक्चर सॉलिड है, तो ऐसे बिल्कुल एक दूसरे करीब करीब लेटस में। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे है, आइस क्यूब में, सॉलिड में। जब मैं वाटर वेपर्स पे आया, तो ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर वेपर्स में, ठीक है। अब मैंने देखा कि ए से बी तक, मैं 0 डिग्री सेल्सियस तक मेरा टेम्परेचर राइज अप हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है मेरा, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। और फाइनली 0 डिग्री पे आके बी से सी पे मेरी आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, मेरी आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास सॉलिड आइस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड के अंदर। व्हाट अबाउट सब्लिमेशन, जरमीन, सब्लिमेशन इज नॉट इन फिजिक्स, ओके। सॉलिड, यहाँ हमारे पास बहुत स्पेसिफिकली बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इन्होंने, दिखा देता हूँ एक बार। अम, 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 अम। एक सेकंड, मैंने कहाँ कहाँ पढ़ा था यार। अम, 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 अम। खैर मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन हमारे ओ लेवल फिजिक्स में सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। नाउ मूविंग ऑन, हमने यहाँ क्या देखा कि इस लाइन पे बी टू सी पे हमारे पास सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड से हम जा रहे हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है, और सिमिलरली लिक्विड से सॉलिड के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्या, अच्छा सब्लिमेशन कैसे, मैं तुम्हें बताता चलूं कि वहां भी कोई टेम्प चेंज नहीं होगा, क्योंकि वजह क्या है कि सब्लिमेशन उन चीजों में होती है जहाँ जो चीज लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होती। एग्जाम्पल ड्राई आइस ले लो, ड्राई आइस को जब मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ तो वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो काम तो वही हो रहा है कि वो हीट प्रोवाइड होकर उसका स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन बस बीच में वो क्योंकि लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती, क्योंकि ड्राई आइस इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती तो डायरेक्टली गैस में जा रही है, लेकिन स्टेट चेंज हो रहा है उसका। ना मूविंग ऑन, फिर यहाँ पे मेरा दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सी से डी पे मेरा टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज हुआ, ठीक है। जब यहाँ पे मैं 100 डिग्री पे पहुंचा, जब मैं 100 डिग्री पे पहुंचा,
तो अब देखो यहाँ पे एक बहुत लंबी फ्लैट लाइन आ रही है, ठीक है, ये फ्लैट लाइन आ रही है पूरी। ये फ्लैट लाइन क्या है, यहाँ पे 100 डिग्री पे मेरा वाटर होना शुरू हो जाएगा बॉईल, तो मतलब मैं लिक्विड से जाऊंगा गैस के अंदर, गैस के अंदर, और ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। फिर फाइनली इस पॉइंट पे आके अब सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स हीट अप हो रहे हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स हीट अप हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें बस तीन चीजें पढ़नी है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लंबे कॉन्सेप्ट हैं। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मजे करो, एंजॉय करो, अल्लाह हाफिज।